डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमक्लैप प्रोसेस। तो अमक्लैप प्रोसेस को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा थर्मल रेजिस्टेंस को, सॉलिड के थर्मल रेजिस्टेंस को। किसी भी दिए हुए सॉलिड के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसके होने के कुछ कारण होते हैं, ठीक है। जैसे फोनॉन इंट्रैक्शन, जिसको हम अमक्लैप प्रोसेस कहते हैं। और भी दूसरे कारण होते हैं जैसे स्कैटरिंग बाय इम्प्योरिटीज़ एंड लैटिस इम्परफेक्शन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अमक्लैप प्रोसेस को, जो कि फोनॉन इंट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो फोनॉन इंट्रैक्शन क्या होता है? फोनॉन इंटरेक्शन को पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी मीडियम लेते हैं तो इस मीडियम में जो प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा, वेव जो प्रोपगेट करेगा वो ओबे करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं तो इनका जो रिजल्टेंट वेव होगा, ये एक रिजल्टेंट होगा, वो दोनों इंडिविजुअल वेव्स के सम के बराबर होगा। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये दोनों का, वो जो रिजल्टेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो इन दोनों के इंडिविजुअल सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं लीनियर मीडियम में प्रोपगेशन ऑफ वेव फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, तो ऐसे इसे हम कहते हैं हार्मोनिक, ठीक है। इसे ही कहा जाता है हार्मोनिक। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव अगर इसे फॉलो करते हैं तो कहलाते हैं हार्मोनिक, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉन लीनियर मीडियम की हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टूट जाता है वहाँ पर, और जो वेव्स होते हैं वो कहलाते हैं एनहार्मोनिक। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम कंसिडर करते हैं दो वेव्स जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, ये प्रोपगेट करते हैं किसी मीडियम से, तो रिजल्टेंट वेव में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो वही पॉसिबिलिटी है, दो के अलावा और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिस पॉसिबिलिटी को हम जानते हैं वो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक मीडियम को हम लीनियर मान सकते हैं नॉर्मली अगर एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो छोटा है, ठीक है, एक ही वैल्यू छोटी है, तो जिससे कि जो एनहार्मोनिक या हायर ऑर्डर टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फोनॉन्स के लिए ये केस कब आता है? जब लो टेम्परेचर होता है, तब ये केस फोनॉन्स के लिए आता है, ठीक है। तो वहाँ पर इंट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, जबकि हायर टर्म्स जब आते हैं, हायर टेम्परेचर में जो एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एनहार्मोनिक टर्म्स वहाँ पर आ जाते हैं। और इन रीजन में जो करस्पॉन्डिंग मीन फ्री पाथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो इस वजह से लार्जर वैल्यू टी की होगी तो ग्रेटर नंबर ऑफ फोनॉन पार्टिसिपेट करेंगे कोलिजन प्रोसेस में। अब ये कोलिजन प्रोसेस कैसा होगा? एक प्रोसेस कहलाता है नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस क्या है? अगर 3 फोनॉन प्रोसेस हम लेते हैं, ठीक है, कैसा प्रोसेस ले रहे हैं? 3 फोनॉन का प्रोसेस ले रहे हैं, जिसमें या तो दो फोनॉन जिनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, मोमेंटा k1 और k2 है, ये कंबाइन करते हैं, और एक फोनॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3 मोमेंटा k3 ये मिलता है, या फिर एक फोनॉन टूट करके 2 फोनॉन में बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये 2 प्रोसेस हो सकते हैं 3 फोनॉन अगर हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट केस के लिए, यानी जिसमें कि हमने कहा कि 2 मिलकर के तीसरा बना रहे हैं, तो यहाँ के लिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसे हम कैसे लिखेंगे? h क्रॉस ओमेगा 1 प्लस h क्रॉस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू h क्रॉस ओमेगा 3, ठीक है। h क्रॉस k1 और प्लस h क्रॉस k2 इज इक्वल्स टू h क्रॉस k3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप,
तो कोई भी प्रोसेस जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस कहलाता है। ठीक, नॉर्मल प्रोसेस में हालांकि जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो है वो सेम रहता है कोलिजन के बाद भी, इस वजह से थर्मल रेजिस्टेंस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव नॉर्मल प्रोसेस जो हैं वो इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी देते हैं, जिस वजह से दूसरे इंट्रैक्शंस का प्रेजेंस क्रिस्टल में अगर रहता है तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी की लिमिटेड वैल्यू रह जाती है। अब दूसरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे हम, जिसे हम कह रहे हैं अमक्लैप प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है? जब भी या तो इंसिडेंट फोनॉन या दोनों बहुत बड़े वेव वेक्टर्स k1 और k2 इंसिडेंट फोनॉन्स या दो फोनॉन जिनके वेव वेक्टर्स k1 k2 बहुत बड़े हैं और रिजल्टेंट वेव वेक्टर k3 जो है, जो भी इस इक्वेशन में हमको मिला हुआ है, ये भी बड़ा है, तो करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होगी और उन कंडीशंस के तहत हम कहेंगे कि इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है अमक्लैप प्रोसेस। ठीक है, अब अमक्लैप प्रोसेस हम इसे ऐसे कौन से प्रोसेस को कहेंगे? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सम ऑफ वेव वेक्टर ऑफ टू इनकमिंग फोनॉन्स बहुत ज़्यादा है, कि जो रिजल्टेंट है उसकी एनर्जी सेम है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा जो प्रोसेस है वो मोमेंटम को डिस्ट्रॉय करेगा और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो को चेंज करेगा। पर्ल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, पर्ल्स इस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि जो एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशनशिप होगा इस केस में, ये होगा k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू k3 प्लस g के बराबर। ठीक है, g रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है और एक फोनॉन जिसका वेव वेक्टर कुछ इस तरीके से है, ये कंजर्वेशन लॉ को ओबे करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को पर्ल्स ने कहा कि ये अमक्लैप प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि एनर्जी किस तरीके से कैरी आउट होती है या ये प्रोसेस क्यों अमक्लैप प्रोसेस कहला रहा है। तो इसके लिए एक हम बनाते हैं डायग्राम कुछ इस तरीके से। सिर्फ इस प्रोसेस को समझने के लिए ही हम ये डायग्राम को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि दो फोनॉन, ठीक है, दो फोनॉन मिलकर के तीसरे फोनॉन को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे एरो हेड की तरफ, ये हेड है और ये भी हेड है। ठीक है, और ये एक हेड है, ये एक और हेड है। ठीक, तो यहाँ पे है k1, ये है k2 और ये आपका है इसका रिजल्टेंट k1 प्लस k2, ये होना चाहिए कायदे से, लेकिन इसका रिजल्टेंट जो k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू k3 है वो यहाँ पे मिलता है। तो ये माना जाता है कि जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की वजह से ये ऐसे पलट गया। इसको होना था इसी डायरेक्शन में, क्योंकि k1 k2 इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो k3 भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो करके k3 का डायरेक्शन ठीक रिवर्स हो जाता है। तो कैसे रिवर्स होता है? इस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर g की मदद से रिवर्स होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम अमक्लैप है उसका मतलब होता है जर्मन में फ्लॉप ओवर, यानी पलट जाना। तो दो फोनॉन एक डायरेक्शन में जा रहे थे लेकिन उनका रिजल्टेंट कैसा मिला? उनका रिजल्टेंट फोनॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गया, तो रिवर्सल हो गया डायरेक्शन का। डेफिनेशन के हिसाब से अगर जी की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब कि
नॉर्मल प्रोसेस होता है। हमने नॉर्मल प्रोसेस में तो K1 + K2 = K3 लिखा हुआ था, ठीक है। और G की वैल्यू 0 नहीं होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये कैसा प्रोसेस है, अमक्लैप प्रोसेस। तो अमक्लैप प्रोसेस को ऐसा माना गया जिसमें कि फोनोन जो है वो ब्रैग रिफ्लेक्ट हो गए और एक एब्जॉर्ब किया फोनोन या एमिट किया फोनोन। अमक्लैप प्रोसेस सिर्फ डिस्क्रीट पीरियोडिक मीडियम में ही ऑकर हो सकते हैं। कंटिन्यूस मीडियम आप लेंगे तो वहाँ पे ऑकर नहीं होंगे। हाई टेम्परेचर की बात करें तो सारे फोनॉन्स की के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ पे अमक्लैप प्रोसेस प्रोड्यूस हो सकता है और प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी उस समय 3RT/H न्यूमैक्स के, जहाँ पे न्यूमैक्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी फोनॉन की। हाई टेम्परेचर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस जस्ट अमक्लैप प्रोसेस की प्रोपोर्शनल होगी टी के। तो हाई टेम्परेचर में जो के है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/T के, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अमक्लैप प्रोसेस के। और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। लो टेम्परेचर में थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो दी जाएगी के प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल θD/2T के, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिना अमक्लैप प्रोसेस के थर्मल रेजिस्टेंस इंसुलेटर में नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसलिए अमक्लैप प्रोसेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है थर्मल रेजिस्टेंस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।